गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज आपकी पाठ्य पुस्तक मेधा से जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वह एक कविता है जिसका शीर्षक है कृषक, और इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो बच्चों, कविता पढ़ें और उसका भावार्थ समझें। उसके पहले कवि का संक्षिप्त परिचय जानेंगे और उसके बाद कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था, उनकी मुख्य रचनाएं कौन सी हैं और उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि हैं और इनको क्या आप जानते हैं कि इन्हें जो है राष्ट्र कवि सबसे पहले किसने कहा था? तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनकी एक रचना थी भारत भारती, जो 1912 में प्रकाशित हुई थी और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई, जिसने समाज को बहुत प्रभावित किया। और इसी वजह से इसकी लोकप्रियता को देखते हुए और इसने जो उत्साह समाज में फैलाया और लोगों को उत्साहित किया स्वतंत्र होने के लिए, तो महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। और साहित्य जगत इनको दद्दा नाम से जानता है, दद्दा नाम से पुकारता है। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के चिरगांव नामक गांव में हुआ था। बच्चों, हिंदी साहित्य में 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने काव्य और गद्य दोनों ही विधाओं पर अपना समान अधिकार प्रस्तुत किया है और दोनों ही विधाओं में रचनाएं की हैं। इनकी मुख्य रचनाओं में पंचवटी, साकेत, यशोधरा, भारत भारती हैं। और इनका निधन हुआ था 12 दिसंबर 1964 को। और इनको मिलने वाले मुख्य पुरस्कारों में हिंदुस्तान एकेडमी का पुरस्कार, मंगला पारितोषिक पुरस्कार, साहित्य वाचस्पति और पद्म भूषण मुख्य हैं। बच्चों, हमारे समाज में जो साहित्यकार हैं उन्होंने हमारे समाज के अलग अलग वर्गों पर जो है और समाज के ऊपर, समाज की समस्याओं के ऊपर, समाज की जो बुराइयां हैं उनके ऊपर कटाक्ष भी किया है, व्यंग रचनाएं भी की हैं और जो अलग अलग कविताएं, अलग अलग रचनाएं इस पे की गई हैं। इन्हीं में से एक है कृषक। कृषक वर्ग की जो कठिनाइयां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में बखूबी बताया है इसमें कि किस प्रकार से जो है एक किसान अपनी जो है कठिनाइयों को सहते हुए भी वो हमारे लिए अन्न उपजाता है। तो इस कविता को उन्होंने भारतीय कृषक समाज को समर्पित किया है और जो है उन्होंने इस बात को यहाँ बताया कि किस प्रकार से मेहनत करते हुए विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में किसान जो है सदा अन्न उपजाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, उसमें लगा रहता है। तो इसी मुख्य बात को लेकर के, इसी मुख्य भाव को लेकर के ये कविता लिखी गई है। आइए कविता का पाठ करें। उससे पहले कविता के कुछ कठिन शब्दों को जानते हैं। तो बच्चों, कविता में जो कठिन शब्द आए हैं उनमें मुख्य है रवि। रवि का अर्थ होता है सूरज। रवि, सूरज, सूरज इसके पर्यायवाची भी हैं। सूरज को हम सूर्य, दिवाकर, प्रभाकर इत्यादि, आदित्य आदि नामों से जानते हैं। इसके पर्यायवाची है अनल। अनल का अर्थ होता है आग, अग्नि। भूतल, भूतल मतलब जमीन का जो सतही हिस्सा होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं भूतल। पवन माने हवा, समीर। तन माने शरीर, काया, गात। कृषक माने होता है किसान। शोणित माने होता है रक्त, रुधिर, खून जो होता है उसे कहते हैं। तथापि माने फिर भी। लोभ, लोभ लालच। आंच माने होता है अग्नि की जो लपट होती है या जो उसका ताप होता है, जो उसका, आप थोड़ा ऊपर हाथ ले जाइए, काफी दूर तक उसकी जो गर्मी जो महसूस होती है, उसी को हम कहते हैं अग्नि की जो ये आंच है। निज माने होता है अपना। मध्याह्न माने होता है दोपहर का समय। शाक माने तरकारी, जो शाक सब्जी होती है उसको तरकारी भी कहते हैं। घनघोर का मतलब होता है बहुत बहुत ज्यादा। घनघोर वर्षा होती है ना, बहुत अधिक घनघोर वर्षा हो रही है।
घनघोर वर्षा हो रही है। मूसलाधार वर्षा भी कह सकते हैं आप इसको। बहुत अधिक वर्षा होने को हम कहते हैं घनघोर वर्षा, बहुत अधिक वर्षा। वज्रवर्जन माने होता है बिजली की कड़क की जो तेज आवाज होती है उसको कहते हैं वज्रवर्जन। इसके बाद है निरंतर। निरंतर का अर्थ होता है लगातार। विश्राम का अर्थ होता है आराम। ईंधन, ईंधन क्या होता है? ईंधन जो जलाने की लकड़ी होती है या उपले होते हैं उनको हम ईंधन कहते हैं, जो जलाने के काम आते हैं, जला करके जिनसे भोजन पकाते हैं, या सर्दियों में जिनसे हम आग जिसको तापना कहते हैं उसे हम कहते हैं ईंधन। तो आइए कविता पाठ करते हैं और इसका भावार्थ जानते हैं। बच्चों, प्रस्तुत कविता जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये किसान वर्गों को समर्पित है। कविता है, बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा है, चल रहा सन सन पवन, तन से पसीना ढल रहा। देखो कृषक शोणित सुखाकर, हल तथापि चला रहे, किस लोभ से इस आंच में वे निज शरीर जला रहे। तो ये जो प्रथम काव्यांश है इसका अर्थ हम जानेंगे कि बरसा रहा है रवि अनल। तो बरसा रहा है, बरसा बरसाना माने बरसना, रवि माने सूर्य, अनल माने आग। तो रवि क्या कर रहा है? सूर्य क्या कर रहा है? वो अग्नि बरसा रहा है, आग बरसा रहा है। तो ऐसा कब हम महसूस करते हैं? गर्मियां जब होती हैं, गर्मियों के दिन होते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो उस समय ऐसा लगता है जैसे सूरज आग बरसा रहा हो। और हम कहते भी हैं कि लग जाए ताज तो इतनी गर्मी है जैसे लग रहा है सूरज आग बरसा रहा है। भूतल तवासा जल रहा, जो ये भूतल है, जो पृथ्वी की जो ये सतह है, ये कैसे जल रही है, किस तरह से गर्म हो रही है? जैसे जो तवा होता है वो आग के ऊपर जब तवा रखा होता है और वो तपने लगता है, गर्म हो जाता है, तो उसी तरह से मानो इस अग्नि की वर्षा से, इस सूरज का जो तपना है इसके कारण ये धरती भी उसी प्रकार से गर्म हो रही है, जल रही है चल रहा सनसन पवन। अब पवन को यहाँ पर, पवन कैसे चलता है? जब पवन चलती है, जब पवन चलता है तो क्या आवाज होती है? सनसन की जो आवाज होती है उसको कह रहा है। जब अब सूरज अग्नि बरसा रहा है, पूरी पृथ्वी आपकी जो है, ये भूतल जो है वो गर्म है, अग्नि ताबिक तवे की तरह गर्म हो गया है। तो जब हवा वहां चलेगी तो वो कैसी होगी? वो भी गर्म होगी। तो जो वो सन सन चल रही है, जैसे लू चलती है गर्मियों में, बहुत महसूस होती है कितनी गर्म हवा चल रही है, तो उसी तरह की सन सन पवन चल रही है, सन सन हवा चल रही है, तन से पसीना ढल रहा, और शरीर से क्या हो रहा है? पसीना ढल रहा है, पसीना लगातार निकल रहा है। तो कहने का तात्पर्य है, ये कवि जो है यहाँ पर इस भौगोलिक स्थिति का वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वो ये बताना चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी किसान जो है क्या करते हैं, ऐसा माहौल होता है, ऐसा मौसम होता है, तब भी किसान अपने खेतों में जाते हैं और वहाँ काम करते हैं ताकि वो अन्न उपजा सकें। देखो कृषक, देखिए अगली पंक्ति में ऐसा है, देखो कृषक शोणित सुखाकर हल तथापि चला रहे, किस लोभ से किस आंच में वे निज शरीर जला रहे। तो देखो कृषक, देखो मतलब ये संबोधित कर रहे हैं, हम सभी को दिखा रहे हैं, हम सभी को कह रहे हैं कि हम सभी देखें कि जो ये कृषक हैं, किसान हैं, ऐसा होने पर भी शोणित सुखाकर, शोणित मतलब अपने रक्त को सुखा करके, रक्त को कैसे सुखाना? पसीना होता है उन्हें गर्मियों के दिन में, फिर भी वो खेतों में हल चलाते हैं, फिर पसीना पोंछते हैं, पसीना सूख जाता है तो फिर वो दोबारा से हल चलाते हैं। तो इस तरह से वो अपने खून को सुखा करके, अपने रक्त को सुखा करके, आपने देखा होगा अधिकतर किसानों का जो शरीर होता है वो जीर्ण शीर्ण होता है। इसलिए भी यहाँ पर लेखक ने ये कहा है, सॉरी कवि ने कहा है कि शोणित, अपना जो है कवि ने कहा है कि अपना खून सुखा करके, अपना रक्त सुखा करके, हल तथापि चला रहे, हल हल चला रहे हैं, फिर भी वो हल चला रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी वो कमजोर काया के भी हो जाते हैं, अपना उनका रक्त भी सूख जाता है, तो वो कमजोर काया के होने के बाद भी ऐसी गर्मी में, ऐसे तपते मौसम में भी वो हल चला रहे हैं खेतों में। किस लोभ से इस आंच में, वो उनको क्या लालच है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस आंच में, इस तपती दोपहरी में वो क्यों अपने निज शरीर, निज माने अपना, शरीर माने जो अपनी काया है, अपना जो शरीर है उसको वो जला रहे हैं। भाई इतनी गर्मी है, इतनी ज्यादा ताप है, तो शरीर को तो लगेगा ना जैसे वो जल रहा हो। तो अपने शरीर को वो क्यों कष्ट दे रहे हैं? शरीर जला रहे हैं का मतलब अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? उनको कौन सा लालच है?
तो बच्चों उनको क्या लालच है? उनको ये लालच है कि वो अपने जो है खेतों में अन्न उपजाएं, जिससे वो अपने परिवार का, इस देश का पेट भर सकें, क्योंकि हमारे अन्नदाता हैं वे। तो उनको और किसी बात का कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर कवि यहाँ पर पूछ भी रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं कि किस लोभ से इस आंच में, तो वो किस लोभ से आखिर कर रहे हैं? तो इसका उत्तर यही है कि वो उनको लोभ, उस तरह का लोभ, लालच वाला लोभ नहीं है उन्हें। उन्हें इस बात का, उनको चिंता है इस बात की कि अगर वो इस मौसम में भी अपने खेत में नहीं जाएंगे तो हम, उनका परिवार, ये देश अन्न कहाँ से खाएगा, इसलिए उसकी उनको चिंता है, इसी बात का उनको लोभ है। तो बच्चों ये प्रथम काव्यांश का भावार्थ है। दूसरा काव्यांश है, मध्याह्न उनकी स्त्रियां ले रोटियां पहुंची वहीं, है रोटियां रूखी, खबर है शाक को उनकी नहीं, उनको खबर है शाक की उनको नहीं, संतोष से खाकर उन्हें वे काम पर फिर लग गए, भरपेट भोजन पा गए तो भाग्य मानो जग गए। तो यहाँ कह रहे हैं कवि कि मध्याह्न में, अब दोपहर होती है जब, तो उनकी स्त्रियां भी सोचती हैं कि जो है जो उनकी जो स्त्रियां, उनकी पत्नियां हैं कि मेरे पति सुबह से वहाँ काम कर रहे हैं तो उन्हें भोजन की भी ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो वो दोपहर के समय, मध्याह्न मतलब दोपहर के समय, उनकी जो पत्नियां हैं, उनकी स्त्रियां हैं, तो वो क्या करती हैं, वो रोटियां लेकर कहाँ जाती हैं? वो खेतों पर जाती हैं रोटियां लेकर। है रोटियां रूखी, रोटियां कैसी हैं? रूखी सूखी हैं। रूखी सूखी इसलिए कहा है कि उनमें कोई घी नहीं लगा, उनके साथ कोई सब्जी नहीं है। तो खबर है शाक की उनको नहीं, मतलब खबर है उनको, वो नहीं जानते कि सब्जी के साथ ही रोटी को खाया जाता है, दाल के साथ खाया जाता है, घी लगा के खाया जाता है, ये उनको इस बात की खबर नहीं है। वो तो इसी में खुश हैं। संतोष से खाकर उन्हें, अपने संतोष से, खुशी से खा लेते हैं उसको वो, और फिर से वो काम पर लग जाते हैं। उन्हीं रूखी सूखी रोटियों को खाकर वो आनंद की प्राप्ति करते हैं। वो अपने आप को, अपने खुद को जो है वो, उनको लगता है कि उनका पेट भर गया है और वो संतोष का अनुभव करते हैं, और फिर से वो अपने काम में लग जाते हैं। तो भरपेट भोजन पा गए, अब जिस दिन उनको जो है भरपेट भोजन मिल जाता है तो वो क्या समझते हैं? तो भाग्य मानो जग गए। तो जैसा उन्हें कैसा लगता है कि जैसे आज तो उनके भाग्य जग गए हों, जैसे आज बहुत, वो आज उनके लिए अच्छा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, आज जैसे उनका भाग्य खुल गया हो और आज उनको जो है भरपेट भोजन करने को मिला। ये एक तरह से ये इंगित करता है इस ओर भी कि जो किसान हमारे लिए, आपके लिए, हम पूरे देश के लिए अन्न उपजाता है, उसको केवल सूखी रोटी खाकर ही रहना पड़ता है। ये एक यहाँ पर कवि ने इस बात को बताने की भी चेष्टा की है कि पूरे देश को अन्न उपजा कर देने वाला खुद रूखी सूखी रोटी खाकर हमारे लिए अन्न उपजाता है। तो ये एक त्रासदी है, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक यहाँ पर प्रश्न भी है कि ऐसा उसके साथ हो रहा है। तो बच्चों ये दूसरे काव्यांश का अर्थ है। तीसरा काव्यांश है, घनघोर वर्षा हो रही, गगन गर्जन कर रहा, घर से निकलने को कड़क कर व्रजवर्जन कर रहा, तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है, किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम है। तो घनघोर वर्षा, अब यहाँ इन्होंने बताया भी, प्रारंभ में बताया गया था कि गर्मी की ऋतु है, उस समय लू चल रही है, सूरज जो है आग बरसा रहा है, और यहाँ वर्षा की बात की जा रही है कि वर्षा ऋतु में क्या होता है। घनघोर वर्षा होती है, हम सभी जानते हैं, घनघोर मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा जब होती है, मूसलाधार बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उस समय क्या होता है? गगन गर्जन, गगन जो है आकाश में क्या होती है? गर्जना होती है, बादल गरजते हैं, तो गर्जन करता है, गर्जना होती है, जो आवाज़ होती है, जो बहुत भयभीत भी करती है हम सभी को। तो गगन गर्जन करता है, ये आसमान जो है गर्जना करता है। घर से निकलने को कड़क कर व्रज वर्जन कर रहा, तो उनका शरीर जो है वो व्रज की तरह मजबूत होता है। कैसे वो इतना ताकतवर हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है, परिस्थितियों को सहते सहते, मौसम को सहते सहते, तब भी वो अपने घर से निकलते हैं। बिजली कड़कती रहती है, ऐसे मौसम में भी वो घर से निकलते हैं, बिना भय के, बिना डर के। तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है, तो भी वो मैदान में मतलब खेतों में जा करके, इसके बाद भी वो कार्य अपना करते हैं। उनका कार्य क्या है? उनका कार्य खेतों में हल चलाना है और जो है अन्न उपजाना है। तो वो कैसे अन्न उपजाएंगे, कैसे हल चलाएंगे?
तो इसके लिए वो खेतों में जाएंगे, वहाँ का देखेंगे कि खेतों की स्थिति कैसी है, क्या है, बीज वहाँ डालना होगा, बीज उसके बाद से पौधे निकलेंगे, ठीक है, तो उसकी देखभाल करनी होगी, उसके खरपतवार वो लोग अलग करेंगे। और वर्षा के समय क्या होता है, खेतों में पानी भरने का डर रहता है, तो कहीं उनके खेतों में पानी ना लग जाए, फसल ना खराब हो जाए, इस चिंता से वो ऐसे मौसम में भी, बरसात के ऐसे घनघोर वर्षा वाले मौसम में भी वो खेतों पर जाते हैं बिना डर के, बिना भय के, और निरंतर काम करते हैं, लगातार अपना कर्तव्य करते हैं। किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम है। तो फिर यहाँ पर ये कवि ये कह रहे हैं कि अब उन्हें किस बात का लोभ है, ऐसे मौसम में भी उन्हें क्या जरूरत है बाहर जाने की, लेकिन उन्हें कि वो आराम नहीं कर सकते अपने घरों में, वो उन्हें निकलना ही पड़ता है ऐसे भयानक मौसम में भी, जब बादल गड़गड़ाते हैं, तेज वर्षा होती है, ऐसे मौसम में भी वो किस लोभ से बाहर जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार और अपने देश के लिए अन्न उपजाना है, और साथ ही उन्हें उस बात की चिंता रहती है कि वो ये अन्न कैसे उपजाएंगे, अगर खेतों में पानी भर जाएगा, फसलें खराब हो जाएंगी, तो उन्हें इस बात की चिंता होती है, इसीलिए वो उनकी सुरक्षा के लिए भी ऐसे मौसम में खेतों पर अपने चले जाते हैं। बच्चों, ये तीसरे काव्यांश का भावार्थ है। चौथा और अंतिम काव्यांश है, बाहर निकलना मौत है, आंधी अंधेरी रात है, आधी आंधी अंधेरी रात है, आह शीत कैसा पड़ रहा थरथराता गात है, तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर हैं जगाते, वह लाभ कैसा है न जिसका लोभ अब भी त्यागते। अब फिर यहाँ पर भी अब देखिए एक दूसरे मौसम की यहाँ पर बात की जा रही है कि जब सर्दियों का मौसम होता है तब किसान क्या करते हैं, बाहर निकलना मौत है, ऐसी ठंड का समय है, ऐसी ठंडी पड़ रही है, और पूरी आधी रात हो चुकी है, ऐसे में जैसे चारों तरफ ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ है, जैसे कि जब किसी की मृत्यु के बाद चारों तरफ सन्नाटा हो जाए, उसी तरह से चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है जब बहुत ठंड पड़ती है। ठंड के मौसम में जब कोहरा पड़ता है तो कोई सड़कों पर नहीं दिखाई देता, कोई बाहर नहीं दिखाई देता, ऐसे में जो बाहर निकलना मौत है, बाहर जैसे लगता है प्राण निकल जाएंगे, जान निकल जाएगी, इस तरह से इतनी ठंड पड़ती है कि हिम्मत नहीं करते, हम सभी जो है अपनी अपनी रजाइयों में बैठे रहते हैं, दुबके रहते हैं, और ऐसे मौसम में आह शीत कैसा पड़ रहा थरथराता गात है। आह शीत कैसा मतलब कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि जो गात मतलब शरीर जो है हमेशा कपकपाता है, थरथराता रहता है ठंड के मारे। तो भी कृषक ईंधन जलाकर, ऐसी परिस्थिति में भी जहाँ पर मृत्यु के समान ठंड महसूस होती है कि जैसे कि मृत्यु हो जाएगी व्यक्ति की, उस तरह से लगता है, इतनी भयानक ठंडी रहती है और चारों तरफ पूरा सन्नाटा पसरा रहता है, तो भी क्या करता है कृषक, ऐसे मौसम में भी ईंधन जलाकर, ईंधन वो लकड़ी उपले और जो है अलाव जला करके अपने खेतों पर, अपने खेतों की सुरक्षा के लिए वहाँ रहता है, ताकि रात में कोई जंगली जानवर ना आ जाए या किसी प्रकार का खेतों को कोई नुकसान ना हो, कोई दूसरा व्यक्ति आकर उनके खेतों को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए जो है वो अपने खेतों में क्या करते हैं, ईंधन जलाते हैं, ईंधन लकड़ी जलाते हैं, अलाव जलाते हैं, उपले होते हैं, उपले जो कंडे जिसको बोलते हैं, गोबर से जो बनते हैं, तो उनको जला करके वो उसको उसकी ताप में थोड़ा संतोष महसूस करते हैं और वहाँ बैठते हैं, और वहाँ पर जो है ईंधन जलाकर खेतों पर अपने रात भर जागते हैं और खेतों की रखवाली करते हैं। यह लाभ कैसा, अब यहाँ पर फिर कवि का एक प्रश्न है कि यह लाभ कैसा न जिसका लोभ अभी तक त्यागते, कि जिसका लोभ जो है वो अभी तक, वो जिसकी लालच, वो कौन सा लाभ है जिसका लोभ जो है किसान अभी तक त्याग नहीं पाए हैं, छोड़ नहीं पाए हैं उसे। तो कहने का तात्पर्य है कि वो जो है किस लाभ के लिए, वो इसलिए कि वो उनके खेतों का कोई नुकसान ना हो, अगर खेतों में कोई जंगली जानवर घुस जाए या कोई और किसी के द्वारा वहाँ पर कोई नुकसान पहुँचाया जाए, तो इन्हीं सभी से अपने खेतों की रक्षा करने के लिए, ताकि उनका अन्न वो उपजा सकें, उनके पौधों को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए वो आज भी जो है उन्हें इसी का लोभ है, और इसी लालच में वो अपने अपने जो है अपने जो लालच है जो अपने खेतों में जाने का, उसको रोक नहीं पाते हैं, ताकि वो अपने परिवार का, अपने देश के लिए अन्न उपजा सके, उनका पेट भर सके। तो बच्चों, ये चौथे काव्यांश का भावार्थ था। उम्मीद है आपको पाठ समझ आया होगा।
तो आपने देखा कि किस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पर किसानों के बारे में बताया है कि इतनी कठिनाई सहने के बावजूद, इतनी विषम परिस्थितियों में रहने के बावजूद किसान जो है अपना कर्तव्य कभी नहीं छोड़ते, वो लगातार अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहते हैं। तो बच्चों, एक सीख भी इससे हमें मिलती है कि इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अगर अपना कर्तव्य न छोड़े, अपने कर्तव्य का पालन करे, अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे और उसका पालन करता रहे, तो उसे कभी भी हार नहीं मिलेगी। वो अपने कार्य में तो सफल होगा ही निश्चित रूप से। तो थैंक यू बच्चों।